डन। ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया, उसमें हमने ना पेपर पैटर्न पे और प्रेजेंटेशन में हमने बोला आंसर में क्वालिटी आंसर एंड क्वांटिटी आंसर दोनों पे आपको ध्यान देना है, राइट? क्योंकि आपको याद रखना है 70 मार्क्स का पेपर इज नॉट जस्ट 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, राइट? 98 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, आउट ऑफ दैट आपको 70 मार्क्स का लिखना होता है। तो अगर पूरे पेपर में कुछ टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं या कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते, यू नीड नॉट टू वरी। मैं क्लासरूम लेक्चर्स में बार बार बोलती हूँ, आपको स्टे रिलैक्स रहना है। भाई क्वेश्चन पढ़ो, मुझे तेरी शक्ल बिल्कुल पसंद है, आथू जस्ट इग्नोर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके? आपके लिए हर एक क्वेश्चन नहीं है, ये आप समझ लो। 98 मार्क्स के पेपर में से फर्स्ट चैलेंज मैं जो आपको दे रही हूँ ना, वो यही है, 70 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब करना है। इस बात के एश्योरेंस के साथ आप प्रिपरेशन करो। आई एम डैम श्योर कि आपने 21st की इवनिंग, दैट इज आप मैथ्स का एग्जाम जब देकर घर लौटे हो, 21st की इवनिंग, 22nd, 23rd आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी की होगी, ठीक है? सो लेट्स प्रोसीड विद द क्विक रिवीजन। यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक, दिस इज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसको मैं एक वर्ड यूज करती हूँ, फैट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, ठीक है? 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम में क्या होता है ना, जब आप बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाते हो ना, सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट ईयर वापस से देखने मिल जाते हैं, ओके? बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट HSC बोर्ड, तो वहाँ पे क्या होता है, देर आर समटाइम्स जहाँ पे ना क्वेश्चन नहीं रिपीट होते, बट येस डेफिनेटली टॉपिक्स रिपीट होते हैं। तो ये उसी का फिल्ट्रेशन हमने यहाँ पे लिखा है। सो लेट्स प्रोसीड विद चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले टॉपिक मैंने बेटा यहाँ लिखा है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम लोग प्ले पॉज जो मेथड होता है उसके साथ प्रोसीड करते हैं। व्हाट इज पॉलिनेशन? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, इज नोन एज पॉलिनेशन। तो आप सबको पता है पॉलिनेशन टॉपिक में ना हमारे चैप्टर में 2 टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, विच इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, और सेकंड क्वेश्चन आता है आपके एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है? अब जिसमें बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं। अब बायोटिक पॉलिनेशन, जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से बायोटिक एजेंसीज जो हैं, उसमें आपको दिए गए हैं बर्ड्स, बैट एंड इंसेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे आपको वर्ड्स याद रखना है, एंटोमोफिली, चिरोप्टेरोफिली एंड ऑर्निथोफिली। तो कौन से वाले हैं उसके अंदर, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपके अबायोटिक एजेंट, तो वहाँ पे आपके हैं एनिमोफिली, विंड एंड वाटर के लिए हाइड्रोफिली। तो क्वेश्चन वो लोग कैसे पूछते हैं, गिव सम फ्लोरल अडेप्टेशंस शोन बाय दिस एनी टाइप ऑफ फ्लावर, ओके? तो पॉलिनेशन में एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स, उसमें तो सेल्फ एंड क्रॉस है, तो आई डोंट थिंक उसमें आपको कोई डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है डबल फर्टिलाइजेशन। अब बेटा ये जो क्वेश्चन, जो डायग्राम देख रहे हो आप ना, ये स्ट्रक्चर ऑफ ये जो आपके एनाट्रोपोस ओव्यूल है ना, इस डायग्राम से बच्चे इसको रिलेट कर जाते हैं। बट आप याद रखना है, जब आपको डबल फर्टिलाइजेशन पूछा जा रहा है तो यू आर सपोज टू राइट सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ये ज्यादा जरूरी बातें हैं। आप एनाट्रोपोस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन मत करते रह जाना, ठीक है ना? आपको इंपॉर्टेंट क्या करना है, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। क्या फर्क है? सिनगैमी इज द, यू कैन से द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, जिसको आप फर्टिलाइजेशन बोलते हो। तो जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, तो जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज सिनगैमी, दैट इज जाइगोट फॉर्मेशन वाला। बट जब आप ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हो, आपको अच्छे से याद है ना, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो सेंटर पे होता है बच्चा, उसके साथ एक मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है, मतलब 3 न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या फॉर्म होता है, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्लीज रिवाइज करते चलो मेरे साथ, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक, नोटबुक, व्हाटएवर यू विल हैविंग विद यू, वो सारी चीजें लेकर बैठे होंगे, ओके? नेक्स्ट है टीएस ऑफ एंथर। टीएस ऑफ एंथर याद है आपको, वो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, राइट? तो टीएस ऑफ एंथर याद रखना, टेट्रालोक्यूलर स्ट्रक्चर जो है, ये विद डायग्राम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। डायग्राम की लिस्ट भी मैं सोच रही हूँ आपको अपडेट करूँ एक, बट ठीक है। टीएस ऑफ एंथर ये पूरे साल आप लोग पढ़ चुके हो, लास्ट मोमेंट वन डे में नहीं रखे होंगे आप लोग, पर ठीक है। टीएस ऑफ एंथर अच्छे से कर लीजिए। वीएस ऑफ एनाट्रोपोस ओव्यूल एज आई सजेस्टेड दिस, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट मतलब क्या बताइए, पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन से डेवलप होते होते फाइनली एक पोलन ट्यूब में कन्वर्ट होता है, ठीक है। 6-7 डायग्राम्स उसमें दिए गए, विथ डायग्राम पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये कौन सा क्वेश्चन है आपको याद है, एक ओवल, उसमें एक लाल टिकली, फिर 2 टिकली, फिर 4, 8, 3 ऊपर 3 नीचे, 2 सेंटर में आके अरेंज होते हैं। तो आपको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो हम बोलते हैं ना, उसका पूरा डेवलपमेंट यहाँ पे लिखना है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये सारे मेजर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हमने जो पेपर पैटर्न में कहा था ना 4 मार्क्स 3 मार्क क्वेश्चन, वहाँ पे यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 2। आपको भी पता है ना, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वेटेज वाइज की हम लोग बात करें ना, तो आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3
8, 9, 10 कंसेप्ट वाइज बोलूँ, वेटेज वाइज बोलूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ना ये आपके 16 में से दिस इज बेयर मिनिमम चैप्टर्स, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग, दीज आर द बेयर मिनिमम चैप्टर्स, 3, 3, 6, 7, 8 चैप्टर जो मैंने लिखा है ये बेयर मिनिमम चैप्टर है। तो आप देखोगे 1, 2, 3, 8, 9, 10 में थोड़ा जो रिपीटेशन होता है ना क्वेश्चंस के, वो आपको पेपर में ज़्यादा देखने मिलेंगे। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेटा गलती नहीं करना, 10th स्टैंडर्ड में भी, स्टेट बोर्ड से हो तो 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा है, CBSE से हो तो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के चारों फेजेस अच्छे से करके जाना है। स्टार्ट विथ, देखो साइकिल है ना तो उसका बिगिनिंग एंड नहीं होता, बट आपको पता होना चाहिए भाई स्टार्ट हम लोग मोस्टली कहाँ से करते हैं, ब्लीडिंग फेज से करते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, फिर क्या आता है फॉलिकुलर फेज, फिर 1 डे सिंगल 14th डे वाला आता है ओव्यूलेटरी फेज, एंड जो सबसे बिगेस्ट फेज होता है डे 15 से लेके डे 28 तक, दैट इज योर प्रोलिफरेटिव फेज। ये अच्छे से करना है। देन आता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप सबको पता है, इसके डायग्राम 10th में भी था, अगेन है 10th में वो लोग आपसे डायग्राम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट यहाँ पे वो लोग करते हैं, पूछ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल डायग्राम। या फिर वो लोग ग्लैंड्स पूछ सकते हैं, जैसे मेल ग्लैंड होते हैं आपके, कोपस ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसको आप कहते हो गया सेमिनल वेसिकल, कोपर कोई बल्बोयूरेथ्रल कहते हैं, और तीसरा है आपका कौन सा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो वो थोड़ा ग्लैंडुलर लेवल पे पूछ सकते हैं, डक्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं, एक्सेसरी जो डक्ट्स होते हैं, तो ये दोनों सिस्टम रिलेटेड आपको क्वेश्चन इनबिल्ट करके पूछ सकते हैं अंदर से कुछ, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस, ये खुद में ही 2 क्वेश्चन आप समझ रहे हो, पहला होगा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होगा oogenesis, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो स्पर्मेटो पूछेंगे या तो oogenesis पूछेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हमेशा से बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ना, बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है। टीएस ऑफ टेस्टिस, जिसको हम हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस भी कहते हैं, याद रखिएगा बेटा, टीएस ऑफ टेस्टिस हो गया, और यहाँ पे थायराइड ग्लैंड का जो टीएस है ना, ये दोनों डायग्राम कहीं ना सिमिलर दिखते हैं, गड़बड़ करना नहीं। थायराइड फॉलिकल, और यहाँ पे आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर यहाँ पे उसके अंदर एक्स्ट्रा फॉलिकुलर सेल्स, वहाँ पे आपके एक्स्ट्रा वो जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, तो दोनों को थोड़ा कंपैरेटिवली पढ़ लेना। क्या बोल रही हूँ मैं, टीएस ऑफ टेस्टिस बोल रही हूँ, और यहाँ पे बेटा हम बोल रहे हैं थायराइड फॉलिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आपको याद है लास्ट में हमने किया जेनेटिक डिसऑर्डर्स 3.12, ये चैप्टर ये टोटल 12 पार्ट में डिवाइडेड है, चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो 3.12 है ना, जस्ट कीप ऑन टर्निंग योर पेजेस, ठीक है, थोड़ा फटाफट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा साथ में सिंक रहिए, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो यहाँ पे 3.12 जो है ना बेटा, जेनेटिक डिसऑर्डर लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें 2 टाइप के डिसऑर्डर्स है, एक होता है मेंडेलियन, दूसरा होता है क्रोमोसोमल, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में उन्होंने थैलेसेमिया की बात करी है, ठीक है। इसके अलावा और भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की लिस्ट आपको दी गई है, हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, व्हाटएवर। 3.12 में उन्होंने थैलेसेमिया की बात की, अल्फा थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया, ठीक है। आगे अगर आप उसी में जो, ये तो हो गया ऑटोसोमल, सॉरी ये हो गया आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। सेकंड जो आपके हैं क्रोमोसोमल, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, उसमें 3 है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। ये तीनों देखो बेटा शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं वो लोग, या फिर वो लोग पता है आपको मैच द फॉलोइंग, टेक्सटुअल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल मिस ना करें। मैच द फॉलोइंग में ना उन्होंने यहाँ पे नाम लिख दिया, और यहाँ पे उनका जेनेटिक, जैसे आप कह सकते हो नॉर्मल ह्यूमन बींग का कैरियोटाइपिंग के हिसाब से क्या होता है, 44+ आइदर XX और 44+ XY होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम क्या होता है, 21 ट्राइसोमी होता है। क्लाइन फिल्टर की अगर हम बात करें तो टोटल 47 होता है, तो उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। 44+ X XY ये किसका है, या फिर 44+ XO जो एक्स मोनोसोमी कहा जाता है, तो उससे रिलेटेड पूछी जा सकती है चीज़ें, ठीक है। मेंडल्स लॉ एंड डेविएशन लिखा है मैंने, आप समझ रहे, एक साथ मैंने 2 चीज़ें इंक्लूड करी है। मेंडल्स लॉ, कितने लॉ पढ़े हैं आपने, मेंडल्स लॉ याद आ रहा है, कितने लॉस पढ़े, देख लीजिए उसको, प्लीज स्टेटमेंट इसको एज इट इज रखना है, इसमें आप अपने ओन वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेटर है। मेंडल्स लॉ 3 है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। प्लीज मेक श्योर ये 3 में से कोई एक लॉ डेफिनेटली पूछे जाएंगे, ओके। फिर आते हैं डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ। डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ में कितने डेविएशन आपको याद आ रहे हैं, 4 है मेन। सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें आपको मीराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट का नाम याद किया, स्नैपड्रैगन, राइट, व्हाइट एंड रेड। तो एज पर जॉन ग्रेगर मेंडल, भाई कोई एक खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए था, दैट इज रेड कलर एक्सप्रेस करेगा, ऐसा हमें लगा था एज पर जॉन ग्रेगर मेंडल। बट बाद में हमने क्या देखा भाई, R एंड W एक साथ आते हैं ना, तो डोमिनेंट R वाला खुद को एक्सप्रेस करके रेड नहीं बना पा रहा है, R विल रिमेन रेड, W विल रिमेन व्हाइट, एंड व्हेन R एंड W आर कमिंग टुगेदर तो वहाँ पे आपके पिंक फ्लावर बनते हैं, याद आया कुछ, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, उसके बाद आता है को डोमिनेंस, को से याद रख लो, काव वाला है वो, काव एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब उसमें हमने देखा था काव के कोट कलर वाला एग्जाम्पल। फिर आता है आपका मल्टीपल एलिलिज्म, जिसमें ब्लड ग्रुप पैटर्न है, और आपकी बुक में मेनली डिस्क्रिप्टिव पार्ट में
कौन सा दिया हुआ है, ड्रोसोफिला विंग पैटर्न, डन। और फिर आता है आपका प्लियोट्रॉपी, जिसमें सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, जिसमें रेशियो आप देखोगे 1:2:1 होने के बजाय सिर्फ 1:2 होता है। रीजन बिहाइंड दैट, लास्ट का 1 जो है ना उसकी डेथ हो जाती है ना सिकल सेल एनीमिया की वजह से। ओके, तो प्लीज यहाँ पे डेविएशन में 4 जो है वो चारों चीजें अच्छे से कर लीजिएगा, और मेंडल्स लॉ, ये 3 चीजें, 3 लॉज अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन, इन योर बुक सेक्स डिटर्मिनेशन उन्होंने 3 दिया, बताओ कौन कौन से। एक है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज, फिर है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, और फिर है सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग बेसिकली ह्यूमन बींग्स, क्योंकि उनको भी पता है भाई स्मार्ट है वो लोग भी, ह्यूमन बींग तो बच्चा लिख ही लेगा, तो वो लोग जानबूझ के क्या करते हैं, आइदर बर्ड्स या फिर हनी बी पे पंच मारते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, जितना मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इनमें क्लासरूम स्टडीज, बच्चे जो है ना उनके लिए सबसे मनहूस चैप्टर जो है ना 15 में यही 4th वाला होता है, 4th चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और उसके मनहूस होने के पीछे रीजन भी तो है, इससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन शायद ही कभी पहले 10th में हमने पढ़ा था। अगर 10th स्टैंडर्ड साइंस पेपर 2 पहला पेज याद कर लो ना आप, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, पहले पेज पे यहाँ से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सेंट्रल डॉगमा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, और पता नहीं क्या क्या, वो तो हमने वैसे ही एक पेज मिस किया था, स्किप किया था 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो इसीलिए ये चैप्टर से बच्चा थोड़ा डरता है। देखो कोई भी पूरा चैप्टर मनहूस नहीं होता, चैप्टर की ना कुछ चीज़ें मनहूस होती जो हमको नहीं समझ में आ रही होती, ठीक है। तो आपको याद रखना है इस चैप्टर से ये बेयर मिनिमम चीज़ें मैंने सीक्वेंस में लिखा है, ये तो पक्का करना, ये पक्का करना, ये पक्का करना, लास्ट क्लास में ऐसा लगे ना नहीं हो रहा है तो थोड़ा छोड़ दो, बट याद रखना है मैं आपको बार बार सजेस्ट करती हूँ, इस वक्त इस ख्याल में मत रहना कि काम करता हूँ 15 चैप्टर, 15 में से ना सिर्फ 5 कर लेता हूँ, सिर्फ 6 कर लेता हूँ। बहुत सारे टीचर्स ऐसा बताते हैं कि भाई जस्ट गो थ्रू विद दीज 5 चैप्टर्स, ये 5 चैप्टर, ये 6 चैप्टर कर लीजिए, आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। बिल्कुल ये गलती मत करना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और सजेशन है, आप कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ोगे, बट डेफिनेटली हर चैप्टर से कुछ ना कुछ जरूर छोड़ दोगे। बात समझ रहे हो मेरी? जब कोई टीचर बोल रहे हैं, आई एम नॉट टेलिंग कि वो टीचर रॉन्ग बोल रहे हैं या गलत है, जब कोई टीचर्स बोल रहे हैं कि ये 5-6 चैप्टर करके जाइए आपका सब कुछ हो जाएगा, बट वो 5-6 चैप्टर क्या आप 100% कर पाओगे? आप मुझे जवाब दो, यस और नो। नहीं ना, आपको हर चैप्टर में कोई ना कोई डिफिकल्ट जोन तो होता ही है। तो आप जब 5-6 चैप्टर बहुत अच्छे से 100% करके नहीं जा पा रहे हो तो प्लीज डोंट फॉलो देयर सजेशंस, क्योंकि वो परफेक्ट बोल रहे हैं बट आप उनके सजेशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वो जो सजेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज ये याद रखिए, पूरे 15 चैप्टर पढ़ने हैं हमें, ठीक है, यू हैव टू प्रॉमिस योर मैम, पूरे 15 चैप्टर आपको पढ़ने, बट हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ डेफिनेटली छोड़ देना है। और लास्ट मोमेंट पे तो दीज आर बेयर मिनिमम क्वेश्चंस, ये आपको करके ही जाना है। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन चैप्टर नंबर 4। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशन पढ़ लेना, एप्लीकेशन बेस्ड पेपर बनने लगा है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग व्हाट एंड एप्लीकेशन, भाई क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और उसका यूजेस क्या है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विद डायग्राम करना है अपने को, याद है वो फोर्क बनता है, इन्वर्टेड वाई, ठीक है, 2 स्टैंडिंग लाइन एंड फोर्क, वो डायग्राम देखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड आएगा ही आएगा, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता है 11 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके टेक्स्ट बुक में दी गए हैं, ठीक है। तो उनमें से कैरेक्टरिस्टिक का नाम देके उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने आना चाहिए ना, जैसे कि वो लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड आर कॉमालेस, जेनेटिक कोड आर नॉन एम्बिगुअस, ठीक है। फिर बोल रहे हैं शो पोलैरिटी, फिर बहुत सारी चीज़ें आप देख लीजिए, उसको 10 से 11 चीज़ें, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, वो रिकलेक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो प्लीज़ उसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। 10 या 11 कुछ जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए, हाँ, कि भाई AUG विल कोड फॉर मिथियोनिन ओनली, 3 स्टॉप कोडॉन्स है, वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। व्हाट इज HGP? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एब्रीविएशन भी याद रखना है आपको, और उसके बारे में बताना भी है क्या होता है। एंड लास्टली आपका आता है लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन में मैंने देखा है ना बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी होती है, तो प्लीज़ अगर लग रहा है कर सकते हो तो करो, वरना लास्ट मोमेंट पे ऐसा ना हो कि आपने पूरे साल लैकोपेरॉन नहीं पढ़ा अब जा रहे हैं पढ़ने, ऐसा नहीं करना। अगर पढ़े हो तो एक बार गो थ्रू कर लेना। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 5, प्यारा चैप्टर, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है। छोटा छोटा नहीं बोल सकते हैं तो बहुत लेंदी कहानी की तरह, बट हाँ यहाँ पे मैं प्यारा इसलिए बोलती हूँ बिकॉज आपके ओन वर्ड्स चल जाते हैं, आपको कंसेप्ट समझा है ना तो आप कुछ भी लिखो चल जाता है। फर्स्ट है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये तो बचपन में आपने करा था ना, A+B द होल स्क्वायर इक्वल्स टू A² + 2AB + B², बस वैसा ही कुछ तो एक्सपांशन है, आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा, इसके स्टेटमेंट को भी मैं क्लासरूम लेक्चर्स में बच्चों को एकदम थरो कराती हूँ, क्योंकि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का स्टेटमेंट पूछा तो 2 मार्क्स, ठीक है। स्टेटमेंट एक बार रिवाइज करते देखिए। द लॉ स्टेट्स दैट, देखिए इसको प्ले पॉज मेथड बोला ना मैंने, स्टार्ट करते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट बोथ, क्या बोला मैंने? द लॉ स्टेट्स दैट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट बोथ द जीन फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ट्राई करिए जरा आप लोग, क्या बोला मैंने, मन में ही वहीं पे बोलते चलिए। द लॉ स्टेट्स दैट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट बोथ द जीन फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी
रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का स्टेटमेंट अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये ना आप इजीली कर लोगे, पता है क्यों? 10th में आपने किया है एनाटॉमिकल एविडेंसेस, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, है ना, उसमें आपको C12 C14 याद आ रहा है कुछ 10th स्टैंडर्ड, बस उसी से रिलेटेड थोड़ा सा है, एम्ब्रियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, पैलियोंटोलॉजिकल, तो ये थोड़ा देख लेना। और ये मत सोचना रही है तो 10th में ऐसा था वैसा था, नहीं नहीं, कुछ भी याद आता है ना रिलेटेड एविडेंसेस, आप आंसर लिख सकते हो। 10th 12th 11th से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपने कहाँ पढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चैप्टर थोड़ा सा एस्से राइटिंग जैसा, देखो चैप्टर नंबर 13 14 15, चैप्टर नंबर आप कह सकते हो 11 और चैप्टर नंबर 5, ये वो चैप्टर है जहाँ पे आप एस्से राइटिंग जैसे लिखते हो। आप जब ऐसे लिख रहे हो कोई ये नहीं पूछता तुमने कौन से पब्लिकेशन की, कौन सी फला फला बुक पढ़ी थी, समझ रहे हो आप कंसेप्ट लिख रहे हो। और आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए एग्जाम में, है हिम्मत तो मार्क्स काट कर दिखाइए, है हिम्मत तो मार्क्स डिडक्ट करके दिखाइए। बट मेरे बच्चों का एटीट्यूड क्या होता है हिम्मत तो मार्क्स देकर दिखाई, लिखेंगे ही नहीं, नहीं लिखेंगे हम तो 3 मार्क का कुछ तब एक ही लाइन लिख के छोड़ देंगे। ये नहीं होना चाहिए, आप बात समझो जरा, आप लिख ही नहीं रहे हो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। टीचर्स वहाँ मार्क्स आपको देने बैठे हैं, आप एग्जाम हॉल में बैठ पहुंच गए ना तो 70 मार्क्स आपके, बट आपको ऐसा तो नहीं मुझे 70 नहीं चाहिए, मुझे कम चाहिए भाई, आओ 69 68 67 65। अब भाई रिवर्स गिनती आप करते आते, पहले तो क्या करते ना, मैं ना बाहर आके मैं 4 मार्क्स का छोड़ दिया, आज 3 मार्क्स का मेरे को आ ही नहीं रहा था। आप पहले ही 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आ रहे हो या 50 का अटेम्प्ट करके आ रहे हो, उसमें आपको भी पता है कि आपने कम से कम 10-15 मार्क्स का क्या लिखा है वो आपको भी नहीं पता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए प्लीज मेक श्योर टू राइट अटेम्प्ट एटलीस्ट 70 मार्क्स का पेपर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज बेटा हमेशा याद रखो समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, है ना। आप क्वेश्चन मान लेते हैं, आप RDNA टेक्नोलॉजी लिख रहे हो, अब उसमें बरसों रे मेघा मेघा की लाइन थोड़ी लिखोगे यार, RDNA टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी यही शब्दों को पकड़ के कुछ लिखोगे ना। तो प्लीज याद रखिए समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, तो प्लीज आपको लिखना है, ठीक है। लेट्स बैक टू हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो मैंने बताया आपको, एविडेंसेस बता दिया हमने। एडाप्टिव रेडिएशन में ना आपको 2 एग्जांपल दिए, एक मार्सुपियल्स है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, दूसरा है डार्विन फिंचेस। क्लासरूम लेक्चर में बच्चों को अच्छे से पता होगा, चार्ल्स डार्विन जो अंकल थे वो भाई गए थे गैलापागोस आइलैंड पे, वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व करा एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था फिंच, वो जब एक अमेरिकन मेनलैंड से कहीं और चली गई तो गैलापागोस आइलैंड के अलग अलग पीसेस पे पहुंच गई, तो वहाँ पे हर आइलैंड पे खाने की चीज़ें सेम अवेलेबल नहीं थी, इसके अकॉर्डिंग उनका बीक पैटर्न चेंज होता गया, किसी की चोंच ऐसी रह गई, किसी की चोंच ऐसी हो गई, ठीक है, किसी की चोंच ऐसी हो गई, डिपेंडिंग अपॉन उनको खाना क्या है, आप समझ रहे हो, बीक पैटर्न में वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो गया। एडाप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट आता है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। भाई जब कोविड के टाइम पे इस चैप्टर में से कटकुट किया गया था ना, सिर्फ यही पढ़ना, तभी भी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ लाइफ को बोर्ड एग्जाम में वालों ने रखा था, ठीक है, ये रखा था और ह्यूमन इवोल्यूशन रखा था, बात समझिए जरा। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ लाइफ खुद 3-4 पेज का है, ये 5.6 टॉपिक है, आप टेक्स्ट बुक में ऑब्जर्व करोगे ना, दिस इज 5.6। ये चैप्टर टोटल 13 पार्ट में डिवाइडेड है, 5.1 से लेके 5.13 तक। तो इसमें 5.6 जो है ना बहुत लेंथी है, बहुत बड़ा, बच्चा सोचे भाई इतना कौन पढ़ता है यार, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है। मतलब यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज जीन म्यूटेशन, व्हाट इज जीन रिकॉम्बिनेशन, व्हाट इज यू कैन से क्रोमोसोमल एबरेशन, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं ना, व्हाट इज यू कैन से ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, तो बस डेफिनेशन पढ़ना, इट्स फुल ऑफ डेफिनेशंस। आप और ये भी आप ये मत सोचना मैम बोल रही हैं सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना और फुल ऑफ डेफिनेशन, तो इतना कौन पढ़ता है। याद रखिए ये वैसे डेफिनेशन है जहाँ पे आपके ओन वर्ड्स काम आएंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आप अपने स्टेटमेंट लिखो। आपको देखो 10th स्टैंडर्ड से समझाया जाता है डेफिनेशन एज इट इज़ होना चाहिए, आप अपने वर्ड्स उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। जब आप लॉज लिख रहे हो ना, जॉन ग्रेगर मेंडल के अकॉर्डिंग क्या बोला है उन्होंने, तो वो लॉ के वर्ड्स उसी तरीके से रखने होते हैं, आप अपने वर्ड ऐड मत करो। बट डेफिनेशन में ये ज़रूरी नहीं होता, हर डेफिनेशन ऐसी नहीं होती कि आप अपने ओन वर्ड्स नहीं लिख सकते, तो मेक श्योर दैट। ओके, लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 6। ये 6 and 7 प्रॉपर बोटेनिकल चैप्टर्स है, प्लांट रिलेटेड। तो स्ट्रक्चर ऑफ रूट, अब देखिए फर्स्ट पेज पर जो चैप्टर के दोनों डायग्राम दिए गए हैं, तो आप याद रखिए रूट के जोन पूछे गए हैं या फिर रूट हेयर का डायग्राम पूछा गया, मिक्स नहीं करना इसको। 6 चैप्टर फर्स्ट पेज देख लीजिए प्लीज, तो ये दोनों ना सेम पेज पे हैं, तो दोनों डायग्राम को प्रॉपर ऑब्जर्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वाटर अवेलेबल इन सॉइल। अब यहाँ पे भाई 4 टाइप के वाटर उन्होंने एक्सप्लेन करे आपको, याद करिए क्या क्या है, कंबाइंड वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, और क्या है ग्रेविटेशनल वाटर, और सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिलरी वाटर। तो प्लांट्स के लिए कौन सा पानी अवेलेबल रहता है, तो प्लांट्स के लिए सिर्फ कैपिलरी वाटर होता है, ठीक है। देखिए मैंने क्या क्या बोला, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर और कैपिलरी वाटर, एंड लास्टली ग्रेविटेशनल वाटर HCCG, ठीक है, लास्ट में ग्रेविटी के पास पानी नीचे लेके चले जाओ, ये 4 याद रख लो। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा इससे पहले भी आपने बनाया है, 2 काजू बनाना है, साइड में सब्सिडरी सेल्स है ना, वो अच्छे से कर लीजिए।
ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, डेफिनेशन के साथ जाओ, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 7। भाई चैप्टर नंबर 7 का तो धुरंधर क्वेश्चन है, इसके बिना काम नहीं होगा, बात समझ रहे मेरी। चैप्टर नंबर 7 का जो PGR है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अच्छा, रेगुलेटर समझते हो आप? रेगुलेटर मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई चीज़ कम भी हो सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है, बंद भी की जा सकती है, वटेवर। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में भी दो चीज़ आएंगी, एक होंगे प्रमोटर, दूसरे होंगे इनहिबिटर। तो PGR में ये जो 3 स्टार्टिंग के देख रहे हो ना, इनको मेनली प्रमोटर कहा जाता है, और ये जो 2 नीचे देख रहे हो इनको मोस्टली इनहिबिटर कहा जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ प्रमोटर है तो किसी और दूसरी चीज़ को इनहिबिट नहीं करेगी, बट इनका मेजर काम प्रमोटर वाला होता है, इनका मेजर काम इनहिबिटर की तरह इनको यूज़ किया जाता है। तो प्लीज़ ये पाँचों को पाँचों पढ़ लेना। थोड़ा लगेगा आपको मैडम ये तो बहुत ज़्यादा दिया है, हाँ भाई दिया है, पूरे साल करना था आपको, आज आप एक दिन में तो कर नहीं रहे हो, तो स्टे रिलैक्स, पाँचों को अच्छे से पढ़ लो। एग्जाम में आइदर एक मेजर क्वेश्चन में या फिर 2 छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। लेट्स स्विच टू फोटो पीरियोडिज्म। अब फोटो पीरियोडिज्म में आपको याद है बेटा क्या था? SDP, LDP एंड DNP। कैन यू रिकलेक्ट दिस? शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड DNP, दैट इज डे न्यूट्रल प्लांट। ये डिफाइन करने आना चाहिए विथ एग्जाम्पल। वर्नलाइजेशन क्या होता है? वर्नलाइजेशन के लिए एक और एक वर्ड है बेटा, येरोवाइजेशन। क्या नाम है? येरोवाइजेशन। अच्छा, ये क्या है? चिलिंग ट्रीटमेंट। प्लांट्स को अर्ली फ्लावरिंग के लिए हम लोग को चिलिंग ट्रीटमेंट देते हैं, वो है। ग्रोथ कर्व देख रहे हो यहाँ पे, ये ग्रोथ कर्व, और यहाँ कहीं होगा कुछ ग्रोथ मॉडल्स। कैन यू सी दिस? ग्रोथ कर्व एंड ग्रोथ मॉडल्स दोनों चैप्टर में सेम है, तो आपको ग्राफ अच्छे से पढ़ के जाना है। एक होगा आपका सिग्मॉइड कर्व और एक होगा ऐसे जे शेप्ड कर्व, ठीक है। ये दोनों कर्व को आपको पढ़ना है, यहाँ पे भी है और उस चैप्टर में भी है, दैट इज पॉपुलेशन वाले चैप्टर में। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 8, फुल ऑफ डायग्राम्स। आपको भी पता है इस चैप्टर में बड़े ज़्यादा डायग्राम्स है, बट ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट का कम से कम इंटरनल स्ट्रक्चर कर लीजिए। ब्लड कंपोजिशन आपको याद है, ब्लड में क्या क्या होता है? ब्लड प्लाज्मा, ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा का कुछ फीचर है, कॉर्पसल्स में RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। RBCs आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, WBCs आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। अब भाई आपको भी पता है RBCs और प्लेटलेट्स के फर्दर टाइप्स नहीं है। जो WBC दिख रहा है, WBC, हाँ बोलो हाँ, WBC में और 2 टाइप्स है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अग्रेन्युलोसाइट्स। अब जो ग्रेन्युलोसाइट्स है ना बेटा, उसमें फिर 3 टाइप है, याद आ रहे हैं? एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एसिडो का और एक नाम है ईओसिनोफिल्स, और अग्रेन्युलोसाइट्स में 2 हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। बहुत ज़्यादा लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, पूरे साल किया है हमने, बस रिवाइज कर रहे हैं। तो ये सारा जो चार्ट है ना, इसको आपको थोड़ा अच्छे से कर लेना है, ठीक है। सेल एक बार पेपर में आया था ना, वो डायग्राम दिए हुए थे, आपको आइडेंटिफाई करना था एज पर देयर न्यूक्लियर शेप, तो देख लो थोड़ा सा। ब्लड कंपोजिशन अच्छे से करके जाओ। ब्लड कोआगुलेशन का प्रोसेस में 5 विलन लोग हैं, याद है? इंजर्ड टिश्यू सेल्स रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना? इंजर्ड टिश्यू सेल्स रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन। इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेस। तीसरा विलन कौन है? प्रोथ्रोम्बिनेस। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिनेस द इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन गेट्स कन्वर्टेड टू एक्टिव थ्रोम्बिन, बराबर है। और इन प्रेजेंस ऑफ दिस एक्टिव थ्रोम्बिन, जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन, ब्लड soluble fibrinogen gets converted to blood insoluble फाइब्रिन, और यही फाइब्रिन से मेश बनता है। आप देख रहे हो टोटल 7 विलन है, शायद मैंने रॉन्ग बोला। कितने विलन है? 7 विलन, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा। ब्लड कोआगुलेशन प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, थोड़ा लेंदी टॉपिक है, जम रहा है तो करो, वरना लास्ट मोमेंट पहली बार तो नहीं देखना इसको, ठीक है। इसमें ABCD करके 4 आपको मिलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन से करके पूरा 4 टोटल है, ओके। ब्लड वेसल्स विथ डायग्राम करना है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना और सेंट्रल ल्यूमेन पे याद रखना। TS ऑफ आर्टरी में सेंट्रल ल्यूमेन नैरो होता है, क्यों बताओ? हमको पता है ना, फिजिक्स सिंपल पता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यस। तो आपको भी पता है भाई, आर्टरीज में ब्लड ज़्यादा प्रेशर से फ्लो होता है, राइट। तो उनका जो सेंट्रल ल्यूमेन है वो नैरो होना ही चाहिए, तो ये कर लिया हमने। नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू, मैंने यहाँ पे देखिए बच्चा दोनों लिखा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज सर्कुलेटरी सिस्टम। दोनों के डिसऑर्डर्स को 1 लाइनर में पढ़ लेना है। आई विल गिव यू द टेबल एंड कंटेंट टू बी गोन थ्रू, है ना, करना चाहिए जो, ओके। टेबल एंड कंटेंट ऑफ एंटायर टेक्स्ट बुक, 342 पेज की टेक्स्ट बुक में से कौन कौन से टेबल और कंटेंट करने, तो उसमें डिसऑर्डर का भी, रेस्पिरेटरी का तो उन्होंने टेबल में दिया है भाई, सर्कुलेटरी का टेबल नहीं, उसको एक पेज पे लिखा है उन्होंने, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ECG ग्राफ। ECG ग्राफ याद करिए कैसा था, दिस इज P वेव, फिर एक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, फिर अपवर्ड डिफ्लेक्शन, फिर डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, फिर थोड़ा नीचे, ये देख रहे हो, ये यहीं पर है, ये थोड़ा और नीचे आया है, फिर नेक्स्ट, फिर थोड़ा सा स्लाइटली, तो ये PQRS है ना, PQRS एंड यहाँ पे आता है T। तो ECG ग्राफ का होता कैसे फंडा, P वेव,
QRS कॉम्प्लेक्स एंड फाइनली होता है आपका T वेव। तो वो थोड़ा सिग्निफिकेंस पढ़ लेना कि P वेव का क्या मतलब है, QRS कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है और T वेव का क्या मतलब है, उसको देखकर डॉक्टर क्या सिग्निफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 9 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से ना बेटा अगर आप डायग्राम की बात करोगे, देखिए वैसे तो एंड इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको भी पता है नर्वस कोऑर्डिनेशन है एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में क्लासरूम लेक्चर में बच्चों को पता होगा, आई यूजुअली डील विद हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के थोड़े वेटेज आप कह सकते हो ज़्यादा है। तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो उसका सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा है। डायग्राम जिसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं एंड हार्मोन। अच्छा, पिट्यूटरी पढ़ते वक्त सबसे ज़्यादा टाइम आप अच्छे से डिवोट कर लेना, पिट्यूटरी का डायग्राम देख लेना क्योंकि मॉर्फोलॉजी लिखने में काम आएगा वो। उसके डायग्राम के बाद आपकी हार्मोन्स पढ़ लेना है, हार्मोन्स के साथ एसोसिएटेड डिजीज भी, जैसे कि यहाँ पे एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड वहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होता है, आवश्यकता से अधिक ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो गया, अब उसमें भी दो कंडीशन है, चाइल्डहुड में ही बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया ना तो बच्चा हल्क की तरह जायंट हो जाता है भाई, जिसको हम बोलते हैं जाइजेंटिज्म, ठीक है। अच्छा, आप एडल्ट हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हैं, फिर भी ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस कंडीशन में भाई एक्रोमेगाली, द ग्रेट खली, उनको याद रख लो, है ना। वैसा कंडीशन डेवलप हो जाएगा कि भाई आप एडल्ट हो चुके हो, स्टिल आपका हाइट पर्सनैलिटी फैलते ही जा रहे हो पदरक की तरह, ठीक है। तो वो हो गया आपके जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली, ये याद रखिए। अच्छा, अगर कम प्रोड्यूस हुआ तो क्या, नाम खुद बता रहा है ना बेटा, हमने बात क्या की, GH ग्रोथ हार्मोन की। तो ग्रोथ हार्मोन अगर कम बन रहा है, जितने की जरूरत है उससे भी कम बन रहा है, तो आपको जो कंडीशन होगी इसको क्या कहा जाता है, ड्वार्फिज्म, ओके। वैसे ही आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में भी कुछ डिसीज दिए हुए, जैसे सिंपल गॉइटर है, ग्रेव्स डिजीज है, तो प्लीज गो थ्रू विद द डिजीजेस, ठीक है। किस हार्मोन से कौन सी बीमारी हाइपर सिक्रीशन से होगी या फिर हाइपो से होगी, वो आपको देख लेना है। स्पाइनल कॉर्ड का एक डायग्राम है, टीयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। डायग्राम विथ रहता है दिस। ह्यूमन ब्रेन, उसका VS या फिर LS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता है, वर्टिकल सेक्शन या फिर लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन। हार्मोन्स की जो लिस्ट है फंक्शंस की, ठीक है, हार्मोन्स की लिस्ट एक बनानी है और उसके फंक्शंस पे भी फोकस करना है। नेक्स्ट आता है डिजीज लिस्ट, जो मैंने आपको अभी बताया। क्रेनियल नर्व्स आपको याद है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, अगर आप याद करोगे ना तो अपने बोर्ड टेक्स्ट बुक में ह्यूमन नर्वस सिस्टम को, ये जो मैंने नर्वस सिस्टम लिखा है ना, ये हार्मोनल था, नर्वस सिस्टम है ना, इसको 3 पार्ट में पढ़ा है हमने, CNS, PNS एंड ANS। ANS के क्वेश्चन इतने नहीं आते, बट जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है ना, उसमें क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स आती, तो वो थोड़ा अच्छे से कर लेना। पेरीफेरल में भी मैं क्या बोल रही हूँ, देखो, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, ठीक है। क्रेनियल नर्व में कितने पेयर्स हैं, 12 पेयर्स है, तो उसको हमने कोड में पढ़ा है क्लासरूम लेक्चर में, आप सबको पता है, ऑन ओकेशन ऑफ पार्टी द अट्रैक्टिव फेसेस आर गर्ल विजिटर्स से हेलो, ये तो याद ही होगा ना, जैसे पीरियोडिक टेबल याद किए थे, है लीना के रब से फरियाद, सेम वे, ठीक है। तो प्लीज ये थोड़ा याद रख लेना, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं, ओके। वो लोग पूछते क्रेनियल नर्व नंबर में पूछ लेते हैं, या फिर नेम एनी 3 सेंसरी क्रेनियल नर्व्स या मोटर है, वैसा कुछ पूछते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो स्पाइनल नर्व्स है ना, उसका भी मैंने देखा आजकल टेबल में पूछा है कि कॉक्सिजियल कितनी है ना, आपको याद है ना, ये है सर्वाइकल, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होती है आपके चेस्ट रीजन में, बैक साइड में जो वहाँ से नर्व्स निकलेंगी वो क्या होंगी, ये हो गई सर्वाइकल, फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो नर्व्स निकलेंगी स्पाइनल कॉर्ड से होंगी थोरैसिक, इस एरिया में जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलेंगी उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, हिप रीजन में आपके, और लास्ट टेल बोन के पास होती है कॉक्सिजियल। तो काउंटिंग पूछते भाई कितनी होती है, लोकेशन पूछ लेते कहाँ होती है, तो वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 10, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब हेल्थ एंड डिजीज का सबसे प्राइम मेन फैक्टर आपको क्या करना है पता है, आपको सारे डिजीजेस की लिस्ट लिखनी है और उसके कॉजेटिव एजेंट तो मिनिमम आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा मलेरिया, तो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट कौन है, मच्छर बोलोगे तो कूनी कूनी मार खाओगे, ठीक है। तो पॉजिटिव एजेंट कौन है मलेरिया का, मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है भाई, सोचो सोचो याद करो, फीमेल एनोफिलीज, जो मॉस्किटो आप बोलते हो ना खुशी खुशी, वो तो उसका वेक्टर है। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज नॉट द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट है प्रोटोजोन, ठीक है। प्रोटोजोन कौन सा, मलेरियल प्रोटोजोन, उसमें भी क्या है, प्लाज्मोडियम, क्या है, प्लाज्मोडियम। तो उसमें आपको प्लाज्मोडियम के टाइप्स आपने पढ़े, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपरम, प्लाज्मोडियम ओवेल। इसमें से जो फाल्सीपरम है ना, परम सुंदरी, ये भाई डेडलीस्ट होता है, ये आपको याद है। बाकी 3 के मलेरिया में भाई आया गया ठीक है, कुछ नहीं, हो जाते हो ठीक। फाल्सीपरम में थोड़ा सा डेंजर जोन होता है। तो इस तरीके से आपको पॉजिटिव एजेंट पढ़ लेना है। मलेरिया हो गया, फिर जैसे अमीबियोसिस हो गई एक बीमारी, तो अमीबियोसिस में पॉजिटिव एजेंट कौन है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। फिलैरियासिस एक बीमारी है, अब फिलैरियासिस में पॉजिटिव एजेंट कौन है, वकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। रिंगवर्म एक बीमारी है, उसमें पॉजिटिव एजेंट कौन है, रिंगवर्म, डर्मेटोफाइटोसिस भी बोलते हैं इसको,
तो भाई एक फंगल इन्फेक्शन होता है, ट्राइकोफाइटॉन जो बोलते हो आप। निमोनिया बड़ा अजीब बीमारी है भाई, उसमें कॉजेटिव एजेंट एक नहीं है, वो वायरस की वजह से भी होती है, बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, कुछ अदर रीजंस की वजह से भी होता है, वो थोड़ा देख लेना भाई। बर्न हो गया है आपका, लंग्स का कुछ सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, तो निमोनिया के तो बहुत सारे कॉजेटिव एजेंट है। और कुछ छूट रहा है तो देख लेना। अब डेंगू हो गया, तो डेंगू किसकी वजह से होता है? तो डेंगू में जो एडिस मॉस्किटो, वो कौन है बताओ? अब गलती नहीं करोगे ना। डेंगू में एडिस मॉस्किटो जो है वो तो वेक्टर हो गई, तो डेंगू होता किसकी वजह से? डेंगू वायरस की वजह से होता है। उसके भी 4 टाइप्स होते हैं अलग अलग वायरस की वैरायटी के, पर ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको। कैंसर एंड एड्स, एज यू कैन सी हियर, कैंसर एंड एड्स, ये मैंने अच्छे से लिखा है। कैंसर का ना अपने बुक में बहुत ही प्यारा नोट्स दिया हुआ है। आप समझ लीजिए कोई नीट प्रिपरेशन का स्टूडेंट होता है ना, जो सीबीएसई बोर्ड से होता है, उसको भी मैं बोलती हूँ बच्चा कैंसर तो सीबीएसई छोड़ो, तुम टेक्स्ट बुक्स सेंट्रल जो अपना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक है ना, उसमें से कैंसर पढ़ो। क्यों? कैंसर में उन्होंने प्रॉपर बाकायदे दिया है, टाइप्स ऑफ कैंसर है ना, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कॉजेज ऑफ कैंसर, समझ रहे हो? टाइप्स, ट्रीटमेंट, कॉजेज सब अच्छे से दिया है। टाइप्स ऑफ कैंसर में आपको दिया है उन्होंने, ठीक है, अच्छे से। कौन सा वाला? कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया और एडेनोकार्सिनोमा। सुन के कैसा लग रहा है? ये तो पढ़ा है आपने साथ में, तो याद ही होगा ही, ठीक है। तो कैंसर के टाइप्स दिए हैं, अच्छा कॉजेज दिए। अब क्या है, सिर्फ सिगरेट पीने से थोड़ी कैंसर होता है ना भाई, और भी बहुत सारे रीजन है, तो क्या कॉजेज हो गए। फिर आपके ट्रीटमेंट, ठीक है। अब ट्रीटमेंट पे, कैंसर की ट्रीटमेंट में लोगों को एक ही पता है, कौन सा वाला? कीमोथेरेपी। भाई कीमोथेरेपी के अलावा भी तो कैंसर की ट्रीटमेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें। उससे पहले ट्यूमर दिया है उन्होंने, बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, वो थोड़ा सा एक लाइन पढ़ लेना, ठीक है। एड्स का प्रिवेंटिव मेजर पढ़ लो, है ना, कॉजेज पूछ लो क्यों होता है भाई, ठीक, वो थोड़ा सा देखना है आपको। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसका अच्छे से चार्ट हमने क्लासरूम लेक्चर में कई बार किया है, वो देख लीजिएगा। ड्रग्स अब्यूज में 3 आते हैं, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड एंड कोकेन। तो कम से कम पॉजिटिव एजेंट पढ़ लेना, 1 मार्क क्वेश्चन में काम आएगा। यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ी, स्ट्रक्चर ऑफ एन इम्यूनोग्लोबुलिन, इसी को एंटीबॉडी भी बोला जाता है, भूलना नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी आता है, बच्चे खुशी खुशी वो वाई शेप डायग्राम बना के आ जाते हैं। याद आ रहा है एंटीबॉडी का डायग्राम? मैं यहाँ नीचे बना देती हूँ, देखो ये हमने इसको छोटा कर दिया, ये लो, हाँ, ये एंटीबॉडी का डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं। ये 1 2 3 4 हैवी चेन, लाइट चेन वाला, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, बहुत ही प्यारा डायग्राम है भाई। यही एक डायग्राम है आपके बुक में, जो पट्टी पेंसिल लेके बच्चे बनाते, तभी भी टीचर लोग, हम लोग परेशान नहीं करते आपको, वरना बोलते हैं बायोलॉजी डायग्राम है भाई, स्केल का यूज मत करो, ऐसा कुछ तो हम बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो प्लीज याद रख लो, ये एक डायग्राम है जिसमें आप स्केल का इस्तेमाल बाकायदे कर सकते हो। तो प्लीज ये डायग्राम थोड़ा सा रिवाइज करके जाइएगा। ये क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे बल्ले बल्ले करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जब आता है, स्केच एंड लेबल के साथ एक्सप्लेन करो भाई, खुशी खुशी जो दिख रहा है वही आपको लिखना है। तो उसमें रहता है कुछ हैवी चेन, लाइट चेन, उसके बाद होगा आपका वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, इस तरीके से कुछ होता है। तो मैं पढ़ा नहीं सकती आपको, एक दिन पहले, आपने पूरे साल पढ़ा है, बस गो थ्रू करके जाइए कि यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, यहाँ नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन टर्मिनल, नीचे कार्बन टर्मिनल होता है, ये अटैच रहते हैं सल्फर से, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। वही साकली साकली खेले ना बचपन में, बस वही चल रहा है, चारों एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लीजिएगा। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में ना ये तो 2 टॉपिक है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स है, 11.45 है आई गेस। बायोफोर्टिफिकेशन एंड एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहले ना तो ये थोड़ा ना चैप्टर को समझो, क्यों पढ़ा रहे हैं ये लोग, ठीक है। एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब बेटा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ ना अपनी कंट्री की, तो विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारे पास डिमांड भी बढ़ती गई ना, तो क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए तो हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन कर लिए। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन आपको पूछे जाए तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंटरनेशनल लेवल पे कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। और नेशनल लेवल पे इंडिया के कौन है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। तो क्वांटिटी प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया गया भाई ये सब टेक्नोलॉजी के हेल्प से, बट एक टाइम के बाद हमको फील हुआ सिर्फ क्वांटिटी प्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा, हमको क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी करनी पड़ेगी। तो बायोफोर्टिफिकेशन इज सिंपली क्वालिटी इंप्रूवमेंट। मतलब भाई मैं जब दाल चावल खा रही हूँ ना, मुझे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अलावा भी कुछ दे सकते हैं क्या? तो क्या मैं चावल को कुछ मॉडिफिकेशन के साथ प्रोड्यूस कर सकती हूँ जिससे उसके अंदर और कुछ आ जाए? तो वीट का एक वैरायटी दिया है, एटलास 66 एक्सेट्रा, तो वो आप देख लो। सिर्फ गेहूं खाने से सिर्फ वो नहीं मिलेगा जो हमारे पूर्वजों को मिलता था, हमने उसके सीड को मॉडिफाई कर दिया है। प्लीज इसको ना विद एग्जांपल गो थ्रू कर लेना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। SCP है सिंगल सेल प्रोटीन, MOET है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये काउ के लिए दिया गया है, इनब्रीडिंग इंटरब्रीडिंग वो सबसे रिलेटेड। तो MOET जरा देख लीजिएगा। अच्छा इसमें ना मैंने बहुत सी चीजें नहीं लिखी है चैप्टर नंबर 11 में ना,
1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन के लिए ही इसको पढ़ना है। मतलब अगर आप नोट्स उठा भी रहे हो ना, और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ इस चैप्टर के जब क्वेश्चंस आप पढ़ोगे ना, 1 लाइनर 2 लाइनर, आज पहली बार भी पढ़ रहे होगे ना तो भी कल याद रहेगा, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्या है भाई, मधुमक्खी पालन, ठीक है, मछली पालन, ठीक है, बात समझ रहे हो, सिल्क वर्म का आप सेरीकल्चर कर रहे हो, पीसी कल्चर कर रहे हो, फिशरी कर रहे हो, लैक कल्चर कर रहे हो, तो ये वो चीज़ें जो आप एक बार भी पढ़े रहोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इसके ना इस चैप्टर के नोट्स उठा के 1 1 2 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, एकदम चिंदी चिंदी, मछलियों के नाम बताना है जो भी फ्रेश वाटर में मिलती है, जो मरीन वाटर में मिलती है, ऐसे कुछ है, तो वो थोड़ा देख लीजिएगा। बायो फर्टिलाइजर्स के बेनिफिट्स एक क्वेश्चन अच्छा आता है। टेबल कंटेंट, ये वर्ड मैंने ना और कहीं नहीं लिखा है, इसी चैप्टर में लिखा है, तो प्लीज़ इस चैप्टर के ना टेबल कंटेंट आपको थोड़े से देखने पड़ेंगे। आपको ऐसा फील होगा मैम याद तो नहीं रहता है, ऐसा नहीं है, याद रहता है, आप कर तो देखो, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स कुछ प्रोड्यूस किए गए हैं उसका लिस्ट है, या फिर विटामिन का कुछ लिस्ट है कि भाई किस माइक्रोब का यूज़ करके कौन से विटामिन बनाए जाते हैं। ये ना आपने ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा, ये वही चीज़ें हैं, याद करो जो आप लोग लास्ट ईयर चैप्टर नंबर लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में जब पहला बोर्ड लिख रहे थे आप, तब आपने किया था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर नंबर 7 था ना, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें थोड़ा याद तो करो। क्या है ना, कंटेंट सब कुछ आसान है, आपको आप हो गए वो हनुमान वाला हाल है आपका, आपको जामवंत की जरूरत है, आपको पता ही नहीं आपको क्या याद है क्या नहीं याद है, ठीक है। तो आपको आपकी शक्तियों को याद दिलाने की जरूरत है, तो टेबल कंटेंट आपको थोड़ा सा करना होगा। चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 12 में है, फर्स्ट है पीसीआर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर बोर्ड्स, ठीक है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पीसीआर, ठीक है। फुल फॉर्म बताओ जरा, वहीं बैठे बैठे मन में जरा जोर से बोल दो तो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्या नाम है बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहला डीनेचुरेशन, फिर एनीलिंग, एंड देन कम्स योर प्राइमर एक्सटेंशन। क्या क्या बोला मैंने बताओ, वंस अगेन वहीं बैठे बैठे, फर्स्ट है डीनेचुरेशन, टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया जाता है, फिर होता है एनीलिंग, एंड लास्ट आता है आपका प्राइमर एक्सटेंशन। तो पीसीआर एकदम अच्छे से करके जाइएगा विथ उसका यूजेस, ठीक है। तो पीसीआर के स्टेप्स एंड एप्लीकेशन, पीसीआर कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, तो पीसीआर के बढ़िया से 2-3 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ना आपको एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चंस दिखाई देंगे, तो वो अच्छे से कर लीजिएगा। बायो एथिक्स, बायो पायरेसी, बायो पेटेंट, ये तीनों तो शॉर्ट नोट क्वेश्चन है, 2-2 मार्क वाले क्वेश्चन है, डिफाइन कर लोगे काफ़ी होगा। जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, थोड़ा लेंथी जाता है। टेबल पेज नंबर 280, ये भाई गलती से भी मत भूलना, पेज नंबर 280 का टेबल, चैप्टर नंबर 12 का है ये, इसको थरो करके जाओ, चैप्टर नंबर 12। मैं तो कहती हूँ ये जैसी वीडियो खत्म हो ना तो सबसे पहले ये करना, टेबल पेज नंबर 280 पे दिया गया है चैप्टर नंबर 12 का, अच्छे से करना है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स की एक लिस्ट दी गई है। कम टू चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15, आपको सबको पता है 13, 14, 15 एनवायरमेंट बेस्ड है, राइट। अच्छा, अब आपकी सबसे बड़ी एक मिथ में निकालती हूँ आपके दिमाग से, आप लोगों को क्या लगता है 13, 14, 15 में भाई कुछ भी लिखेंगे मार्क्स मिल जाएगा? आई एग्री, आपके लैंग्वेज में आंसर लिखोगे चल जाएगा, कुछ भी लिखने से मार्क्स नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको आंसर एकदम मगअप नहीं करना है, ठीक है, बट कंसेप्ट तो क्लियर होना पड़ेगा ना। तो आपने पूरे साल जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा एक फ्रेशन अप कर लेना। गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है, कैन नॉट को एग्जिस्ट इन द सेम एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, यू आर कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज, कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली, और एक वक्त के बाद वन इवेंचुअली, यू कैन से इवेंचुअली द इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरैक्शन विथ एग्जाम्पल पढ़ना, ये आपको याद है क्या है, म्यूचुअलिज्म। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में क्या है आपका, नेटैलिटी, मॉर्टैलिटी, ठीक है, डेथ से रिलेटेड जो यहाँ पे है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में, सेक्स रेशियो है, एक एज पिरामिड है, ये सारी चीज़ें। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में डेफिनेशन बेस्ड पार्ट आप कर लीजिएगा। NT+1, NT बर्थ, ये है आपका इमिग्रेशन, दिस इज डेथ एंड दिस इज एमाइग्रेशन। तो ये जरा फॉर्मूला आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो N क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। अगर T इज द टाइम पीरियड, मान लेते हैं T है 2022, तो T 2022 में आपके किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन या किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन जो कुछ है, तो T+1 समझ रहे हैं, आफ्टर 1 ईयर वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिकोड कर लीजिएगा। और फिर ग्रोथ मॉडल एज ए सजेस्टेड, वही ग्राफ है ना वो आपका जे शेप्ड और सिग्मोइड, तो वो देखना है आपको। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 क्या है आपका, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वाले चैप्टर में आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है ना, एक राजा के जाने के बाद वहाँ पे उसकी सत्ता को कोई और, है ना, उनका बेटा सक्सेसर्स, वैसे कुछ पढ़ना है आपको। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में आपको ये देखना है पाइनियर कम्युनिटी क्या होती है, किसी बैरन रॉक पे कोई जब स्पीशीज स्टैब्लिश होती है तो क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, इट इज फुल ऑफ डेफिनेशन, यहाँ मैं लिख देती हूँ, देखो।
इस पे भी आपको डेफिनेशन ही पढ़नी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। 10% लॉ, आर लिंडमैन जो है उनका 10% लॉ उन्होंने दिया हुआ था कि एक यू कैन से ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो ओनली 10% होता है, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड, अच्छा याद रखिए इकोलॉजिकल पिरामिड भी 3 टाइप का होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहला पिरामिड ऑफ नंबर, सेकेंड पिरामिड ऑफ बायोमास और लास्ट लिखा है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी। डन, ओके। तो इकोलॉजिकल पिरामिड अच्छे से कर लीजिए। लास्ट आता है आपका फूड चेन एंड फूड वेब, ये आपने आई गेस 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 4 में किया हुआ है। फूड चेन, लीनियर, फूड वेब, इंट्रिकेट पैटर्न, ओके। चैप्टर नंबर 15 से आपको ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस गैसेस ये और ग्लोबल वार्मिंग, ये तीनों टॉपिक में तो आपको भी पता है ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप अपने ओन लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो। इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड में एग्जांपल पूछते हुए, जैसे कि अगर मैंने बात की नेशनल पार्क की, तो वेदर नेशनल पार्क इज इन सीटू और एक्स सीटू एंड वाई, तो भाई इन सीटू है वो, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म को उन्हीं के टेरिटरी में प्रोटेक्शन दिया गया है, ओके। एक्स सीटू कंजर्वेशन, यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो स्पीशीज है उनको कहीं और से आप लाके कहीं और प्रोटेक्शन दे रहे हो, जैसे कि आपका यू कैन से जीजा माता उद्यान है, ठीक है, वीर माता जीजा, दैट इज योर जो कैसे बोल सकते हो आप, समझो नेशनल पार्क इज इन सीटू एंड जो आपके वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क होते हैं जहाँ पे आप लेक, अच्छा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क भी दूसरे कैटेगरी में आएगा। आप बस इतना समझ लीजिए, अगर एनिमल को वहीं पे प्रोटेक्शन दिया जा रहा है तो दैट इज इन सीटू, और कहीं से उठा के कहीं लेकर आ रहे हो तो दैट इज एक्स सीटू, ओके डन। नेक्स्ट आता है, ये तो ग्लोबल वार्मिंग मैंने डिस्कस किया। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का एक ग्राफ आता है, वो ग्राफ आपको डिकोड करना होगा। एंड यूट्रोफिकेशन, दैट इज अल्गल ब्लूम, ये आपके वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है। एयर पोल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो जैसे मान लीजिए पॉल्यूटेंट पूछा उन्होंने, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर हो गया, या फिर आप कह सकते हो उसमें कुछ है, एयर पोल्यूटेंट में भी गैशियस पोल्यूटेंट है और पर्टिकुलेट मैटर है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो दीज आर द बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कह सकते हैं, जिसको मैंने फैक्ट लिखा है, ये टॉपिक्स तो आपको एक बार गो थ्रू करने ही है। इसके अलावा जो मैं प्राइमरी सजेशन दूंगी आपको आज के लिए, आज तो सबसे पहले डायग्राम लिस्ट पे एक बार गो थ्रू करना है, पेज नंबर 1 से लेके सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पेज पलटते जाना है टिल लास्ट पेज, और आपको सारे डायग्राम्स ऑब्जर्व करने हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करने हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते आप, अब ऑब्जर्व करने हैं। डायग्राम लिस्ट हो गई। सेकंड, एक बार फिर फर्स्ट पेज पे आना है, लास्ट पेज तक जाना है, क्या करना है मालूम है, टेक्सटुअल ऑब्जेक्टिव्स, इंडेक्स के जो आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप देखते हो, तो वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होता है, मैचअप होता है, अगर कोई डायग्राम है उसका लेबलिंग करना है, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, क्या कहा मैंने, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, वो एक बार कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सेकंड स्टेप फर्स्ट से लास्ट पेज डायग्राम, थर्ड स्टेप फर्स्ट से लास्ट पेज आपके ऑब्जेक्टिव्स, टेक्सटुअल ऑब्जेक्टिव्स बेयर मिनिमम होते हैं, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जस्ट गो अहेड विद द थिंग्स। डन। पेज नंबर 280 प्लीज भूलना नहीं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको वापस लिख के दिया है, पेज नंबर 280, टेबल नंबर जो आपका दिया है चैप्टर नंबर 12 का, उसके मैं देख रही हूँ रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं कि कौन से केस में कौन सा प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यूज किया जाता है, उसको प्लीज मिस मत करना। और ऐसे ही टेबल की तरह और भी कुछ टेबल्स है, तो इफ पॉसिबल आई विल अपलोड दैट ऑल्सो, मैं भी वो टेबल की लिस्ट भी आपको दे देती हूँ, डायग्राम की भी विद पेज नंबर लिस्ट अगर पॉसिबल होगा तो दूंगी, वरना आई डोंट थिंक सो, अभी आप अगर टेक्स्ट बुक लेकर मेरे साथ बैठे थे ना, तो अब आपको इससे ज्यादा और किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जस्ट डू वेल, विश यू ऑल द बेस्ट।